मुझे जब होश आया तो मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं एक अंधेरे कमरे में कैद थी। मेरे दोनों हाथ पीछे को बंधे हुए थे। न जाने अब क्या होने वाला था मेरे साथ। मैं मुश्किल से उठकर बैठ गई। इस वक्त कमरे में इस कदर अंधेरा था कि मुझे सिवाय स्याही के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे इस वक्त बहुत डर भी महसूस हो रहा था और घबराहट हो रही थी। काश कि मैं ऐसी शर्त ही न रखती, लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका था। इस बार मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। मैंने ये शर्त रखकर अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार दी। यह आदमी पिछले 10 दिन से मेरे ही टैक्सी पर सवारी कर रहा था। शायद वह पहले मेरी इस आदत को अच्छी तरह से जांचने की कोशिश कर रहा था। जब उसे मेरी शर्त वाली आदत का खूब अच्छे से अंदाजा हो गया तो उसने मेरे साथ ऐसा खेल खेला था कि मेरी सूझबूझ तक गुम होकर रह गई। वह मुझे शर्त के मुताबिक अपने घर ले आया था। मैं अभी इसी जगह को ठीक से देख भी नहीं पाई थी कि जब उसने मुझे एक जूस पिलाया। उस वक्त मुझे बहुत प्यास महसूस हो रही थी। मैं काफी लंबा सफर करके आई थी, इसलिए मैंने फौरन उससे वह जूस लेकर पी लिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी जूस पीना मुझे इतना महंगा भी पड़ सकता है। जूस में इस कदर तेज नशा था कि चंद लम्हों में ही मेरा सर घूमने लगा था। मैं चाह कर भी खुद को होश में नहीं रख पा रही थी। मुझे बेहोश होने में बस चंद लम्हे लगे थे और जब होश आया था तो मैं यहाँ थी। मेरे सामने सिवाय अंधेरे के कुछ ना था। मेरे मुंह पर भी टेप लगाया हुआ था, इसलिए ना तो मदद के लिए किसी को पुकार सकती थी, ना चिल्ला सकती थी। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। हालांकि मैं कोई कमजोर दिल और डरपोक किस्म की लड़की हरगिज ना थी, लेकिन मैं इस हालात के लिए भी तैयार ना थी जिसमें मैं फंस बैठी थी। मैं अभी इस सोच में घिरी हुई थी कि मेरे साथ ये सब हुआ क्या है कि जब कमरे का दरवाजा खुला, मुझे एक काले कपड़ों में वह आदमी अंधेरे में एक काले साए के बराबर ही लग रहा था। वह जैसे ही कमरे में आया उसने दरवाजा बंद कर दिया। कमरा फिर से अंधेरे में डूब चुका था। मैं बड़ी मुश्किल से जमीन से खिसकती हुई दीवार के साथ जा लगी थी। अब मुझे वह आदमी दिखाई तो नहीं दे रहा था, मगर उसके कदमों की छाप मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। जैसे जैसे उसके कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मेरा दिल यूं था जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच दिया हो। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरे सामने वह बैठ चुका है। मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। उस वक्त खाली कमरे में मेरे और उस आदमी के अलावा और कोई ना था, और वह इस रात की तन्हाई में मेरे साथ क्या कर सकता था, ये सोचकर मेरे वजूद में करंट सा दौड़ रहा था। फिर उस आदमी ने मेरे चेहरे को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया और शैतानी हंसी हंसते हुए जो कुछ उसने मुझसे कहा, मेरे होश ही उड़ के रह गए थे। उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। घर में गुर्बत अपना डेरा इस तरह से जमाए बैठी थी जब से मेरे पापा का देहांत हुआ था। मेरी माँ ने भी बेटे की ख्वाहिश में बेटियों की लाइन लगा कर रखी थी। भाई मेरा कोई था नहीं। मुझसे छोटी 5 बहनें थी और फिलहाल हमारा कोई भी पालने वाला नहीं था कि घर का खर्चा चलता। मेरे पापा एक टैक्सी ड्राइवर थे जो अचानक दिल के दौरे की वजह से हमें छोड़कर जा चुके थे। 4 दिन पड़ोसियों ने पूछा था, इसके बाद किसी ने पलट कर हमारा हाल न पूछा था। मैं जानती थी कि जो कुछ करना है मुझी को करना है, इसलिए टैक्सी चलानी मैंने बहुत जल्द सीख ली। मेरी माँ मुझे कहने लगी कि तू लड़की है, टैक्सी चलाती क्या अच्छी लगेगी, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा, जो लोग हम जैसों को खाने को नहीं दे सकते, हमारी इस हालत में मदद नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं एक बड़ी सी चादर अपने गर्दन पर लपेटी और टैक्सी चलाने लगी। मगर बदकिस्मती शायद हमारी किस्मत में लिखी जा चुकी थी। मेरे पास अक्सर अय्याश किस्म के लड़के ही मेरी सवारी बनकर आते, जिन्हें मैं साफ इनकार कर देती, और इसके अलावा कोई भी सवारी मुझे नहीं मिलती। मैं इस वक्त 18 साल की थी और खौफजदा सी खाली टैक्सी में बैठी रहती थी। रात जो खाली हाथ घर जाती तो माँ आंसू बहाने लगती। अब तो फाखों की नौबत आ गई थी और मेरे सर पर पेट्रोल के पैसों का भी उधार पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब मेरी टैक्सी में एक अरबी आदमी आकर बैठ गया, वह कहने लगा मैं उसे 3-4 दिन इस शहर की अच्छी अच्छी जगह ले जाऊं, वह मुझे पैसे देगा। यह सुनकर मैं खुश हो गई। फिर ऐसा ही हुआ, वह पेट्रोल भी मेरी गाड़ी में खुद डलवाता था और रात को जब अपने होटल पर उतरता तो मुझे 5,000 का नोट भी देता। मेरी माँ जब पैसे देखती तो अरबी को बहुत दुआएं देती, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह भला क्यों कर रहा है। चंद दिनों में ही वह मुझे अच्छे खासे पैसे दे चुका था। मैं भी बहुत खुश थी। फिर एक दिन जो बात उसने मुझसे कही, वह सुनकर मैं हैरान सी रह गई थी। वह मुझसे कहने लगा कि अगर मैं दुबई में टैक्सी चलाऊं तो बहुत जल्द बहुत से पैसे कमा सकती हूं। फिर वह कहने लगा कि वह मुझे वहां किराए की टैक्सी ले देगा। मुझे बस टैक्सी के मालिक को रोज के 100 दिरहम देने पड़ेंगे, बाकी सब मेरे पास होंगे। यह सुनकर मैं खुश हो गई थी। मैंने जब ये बात माँ से कही तो वह कुछ वक्त के बाद मान गई।
मैंने अपनी टैक्सी बेची और कुछ पैसे अपनी माँ को खर्च के लिए दिए और बाकी पैसों से दुबई का वीज़ा और टिकट का इंतज़ाम किया और दुबई चली गई। लेकिन यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा और फ्रॉड किया गया था। वह अरबी झूठा आदमी था। वह मुझे एक फ्लैट में ले गया, फिर टैक्सी किराए पर लेकर देने का बहाना किया। इस रात मैं सो रही थी जब वह अरबी चंद मर्दों को अपने साथ लेकर इस फ्लैट में पहुंच गया। मेरी आंख शोर से खुल गई थी। मुझे मर्दों के शोर की आवाजें सुनाई देने लगी तो मैं उठकर कमरे के दरवाजे के पास आ गई। जो बातें मैंने वहां सुनी वे मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थी। मेरा रंग एकदम ही फीका पड़ गया था। मैंने सबसे पहले अपने कमरे को लॉक किया और फिर वहां से फरार होने का रास्ता ढूंढने लगी। बिल्डिंग के जिस फ्लोर पर मैं थी वह 10वां फ्लोर था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो दिल कांप कर रह गया। मैं रोने लगी थी। मैंने कैसे सोच लिया कि वह अरबी मेरे साथ भलाई कर सकता है। मेरी जान उस वक्त निकली जब किसी ने मेरे कमरे का लॉक घुमाया। मेरा दिल हलक में आया था। वह 3 आदमियों से आज की रात का मेरा सौदा कर चुका था। मैं ये गुनाह नहीं कर सकती थी। अब मेरा दरवाजा बुरी तरह से जोर जोर से पीटा जा रहा था, पर मेरे हाथ पांव घबराहट से ठंडे पड़ चुके थे। मैंने हिम्मत नहीं हारी और खिड़की से बाहर निकल गई। खिड़की की मोटी पाइपलाइन को मजबूती से पकड़ लिया। शायद 2 बजे का वक्त था, इसलिए सड़कों पर रश ना होने के बराबर था। मुझ पर किसी ने भी गौर करने की कोशिश नहीं की थी। मैंने बड़ी मजबूती से पाइपलाइन को दोनों हाथों और पैरों से जकड़ रखा था और धीरे धीरे से पाइप के जरिए नीचे उतर रही थी। 10 मिनट मुझे नीचे उतरने में लग गए। जब मैं नीचे उतर गई तो मैं वहाँ एक सुनसान और अंधेरी जगह पर चली गई। वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी। शायद वह कार पार्किंग एरिया था। मैं वहाँ खड़ी गाड़ियों के पीछे छुप कर बैठ गई। कुछ देर बाद ही मुझे वहाँ बहुत से कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मेरा दिल यूं था कि जैसे धड़कना भूल गया हो। मेरे पेट में सिलवटें ऐसी पड़ने लगी। डर से मेरी जान लबों तक आ पहुंची थी, क्योंकि वह अरबी और उसके साथ मौजूद वे 3 मर्द एक एक गाड़ी के नीचे झांक झांक के देख रहे थे। उनके हाथों में टॉर्च लाइट भी मौजूद थी। मैं जानती थी कि मैं उनकी नजरों से बहुत देर तक ओझल नहीं रह सकती थी। मैं दिल ही दिल में ऊपर वाले से मदद मांग रही थी कि मुझे एक गाड़ी की डिग्गी खुली हुई नजर आई। मैं जिसके पीछे छिपी हुई थी। मैंने हिम्मत करके उसकी डिग्गी को थोड़ा सा खोला और उस गाड़ी की डिग्गी में बैठ गई और डिग्गी को भी बंद कर दिया। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे जब मेरी गाड़ी पर भी टॉर्च लाइट की रोशनी पड़ने लगी। मैंने डिग्गी में मौजूद गाड़ी का कवर खुद पर लपेट लिया। इसके बाद मुझे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी जो इसी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। फिर गाड़ी खुलने की आवाज़ आई, गाड़ी स्टार्ट हुई और पार्किंग एरिया से निकलकर मेन रोड पर रवाना हो गई। मेरा रुका हुआ सांस चलने लगा था। वह एक औरत की गाड़ी थी, क्योंकि वह गाड़ी चलाते हुए किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी। यह सुनकर मैं थोड़ा सुकून से हो गई थी। जैसे ही गाड़ी एक घर के अंदर दाखिल हुई, मैंने हिम्मत पकड़ी और डिग्गी को खटखटाने लगी। वह औरत पूछने लगी, क्या कोई मेरी गाड़ी में है? मैंने कहा, हाँ, मैं डिग्गी में हूँ। कुछ देर बाद ही डिग्गी खुल गई थी। वह एक 30 साल की औरत थी। मुझे सवालिया नजरों से देखने लगी। मैं रोने लगी। रोते रोते मैंने सारी बात उस औरत को बता दी। वह बहुत अच्छी थी। उसने मुझे टैक्सी भी ले दी और मेरे घर एक भारी रकम भी खर्चे के लिए भिजवा दी। मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही है। चंद दिन बाद ही जो बात औरत ने मुझसे कही वे मेरे लिए हैरान करने वाली थी। कहने लगी कि तुम सवारियों से पैसे नहीं लोगी, बल्कि जिसको भी इसकी मंजिल पर पहुंचाओगी उसके घर एक रात गुजारोगी। मैं सुनकर उसकी शक्ल देखने लगी। भला ये कैसे मुमकिन था? मुझे कोई क्यों अपने घर पर रखेगा? और फिर मेरी इज्जत और जान का खतरा भी था और मेरी ड्राइविंग के पैसे भी जाते थे। जब मैंने अपनी ख्वाहिश इस औरत को बताई, वह कहने लगी वह मुझे पैसे देगी, लेकिन मैं इसकी बात को किसी भी सूरत पर टाल नहीं सकती थी, वरना मुझे उसकी वह रकम वापस करनी होगी जो उसने मेरे घर भिजवाई है। मेरे पास उसकी बात मानने के सिवा कोई दूसरा रास्ता ना था। मैं उसकी बात मान गई। मैंने उससे कहा कि ठीक है, फिर मुझे नींद की कोई ऐसी दवा दी जाए जो ज्यादा नुकसान के बराबर ना हो, कि मैं हर बार जिस भी सवारी के घर रहूं अपनी हिफाजत के लिए उन्हें सुला दिया करूं। मेरी बात के जवाब में उस औरत ने जो अल्फाज कहे उससे मेरे होश उड़ गए थे। वे कह रही थी कि मुझे किसी को भी सुलाने की इजाजत नहीं है। अगर मैंने ऐसा किया तो उसे खबर हो जाएगी और फिर वह मुझसे काम छीन लेगी। मैं इस औरत की बात पर हैरान रह गई थी। मुझे साफ अंदाजा हो रहा था कि वह भी मुझसे कारोबार करवाना चाह रही है। मैं उन लोगों में बुरी तरह फंस चुकी थी। यहाँ पर न मेरे पास कोई ठिकाना था, न कोई जान पहचान, और न ही अब मेरे पास वापसी का रास्ता बचा था, क्योंकि मेरा पासपोर्ट वगैरह उसी अरबी के पास रह गया था। मैंने मजबूरन उस औरत की बात मान ली और सारा दिन टैक्सी में पड़ी रहती।
रात होते ही मुझे टैक्सी चलानी होती थी और मैं इस औरत की हिदायत के मुताबिक सवारियों को उनके घर पहुंचाकर पैसे लेने की बजाय उनके घर रहने की दरख्वास्त करती थी। मेरी इस दरख्वास्त पर कुछ मर्द हैरान भी होते थे कि खुद अकेली लड़की रात को उनके पास रुकने का बोलती थी, लेकिन फिर क्योंकि अरबी लोग मेहमान नवाज भी बहुत होते हैं तो वह मुझे रहने के लिए कह देते थे। चंद दिन तो मेरे डरते डरते गुजरे थे, मगर ऊपर वाले की मेहरबानी से मुझे अच्छे लोग मिलते रहे थे और फिलहाल मैं महफूज थी। मगर एक रोज मुझे एक अरबी सवारी मिली, जिसे लेकर जब मैं उसके घर पहुंची तो वह मुझे किराया देते हुए बार बार गहरी नजरों से देखे जा रहा था। मुझे उससे डर लग रहा था और मैं परेशान हो गई कि जो मर्द बाहर मुझे बार बार घूर कर रहा है वह घर के अंदर जाकर क्या करेगा। मैंने सोचा कि मैं खामोशी से इससे किराया लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अभी मैं ये सब करती कि उस वक्त मुझे अरबी औरत की कॉल आ गई। मैंने उससे बात की तो वह पूछने लगी कि क्या हुआ, आजकल कोई सवारी नहीं मिल रही। वह मेरे जवाब देने से भी पहले बोल उठी कि जब तुम इतने रोज से ये सब करके महफूज हो तो अब तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए, इसलिए बेहतर है कि तुमसे जो काम कहा गया है वह दिल लगा कर करो। और मैंने महीना शुरू होते ही तुम्हारे घर वालों को पैसे भी भेज दिए थे, इसलिए तुम खर्चे के लिए परेशान मत होना। मैं इसकी बात पर खामोशी से मान गई। वह औरत मुझे अपने एहसानों तले दबा रही थी। अब मैं उलझ गई थी कि वाकई मुझे नहीं लगता था वह मुझसे कोई कारोबार करवा रही है, क्योंकि मुझे अब तक अच्छे लोग मिले थे जो मुझे घर में रहने देने के बाद मेरी तरफ निगाह गलत भी डालना गवारा नहीं करते थे। वो मुझसे क्या काम लेना चाहती थी, फिर मैं समझ नहीं पा रही थी। इस अरबी मर्द ने कुछ चिड़चिड़े लहजे में कहा उससे किराया जल्दी वसूल करे, वह थका हुआ है, उसे घर जाना है। मैंने झिझक के उस आदमी से भी वही बात की जो मैं अब तक सब सवारियों से करती आ रही थी। मैंने उससे कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि बदले में वो एक रात मुझे अपने घर में रहने दे। वह अरबी आदमी मेरी बात पर हैरान हो गया और बोला कि ऐसा क्यों चाहती हो। वह मुझे जान रहा था, इसे मुझ पर शक होने लगा था क्योंकि मैं खुद उसके घर रुकने को बोल रही थी। मैंने उसे बताया कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए रात रुकने के लिए मुझे रात की आखिरी सवारियों की मदद लेनी पड़ती है ताकि मैं सुकून से किसी घर में सो सकूं। सुबह होते ही मैं अपने काम पर रवाना हो जाऊंगी। मेरी बात उस अरबी मर्द को सही लगी थी, तभी वह मुझे अपने साथ ले जाने पर राजी हो गया। मैं टैक्सी पार्क करके उसके साथ चल पड़ी और दिल ही दिल में ऊपर वाले से दुआ भी करती रही थी। मेरा जिस्म कपकपा रहा था और मैं यकीन से थी कि आज मेरी इज्जत नीलाम होने वाली थी। वह भी मर्द जैसे सरगोश हो रहा था। मैं समझ गई थी वह मुझे अपने घर ले जाने के बाद वही बकशने वाला था। वह मुझे अपने घर के दरवाजे तक ले जाते बोलता जा रहा था और बता रहा था कि उसकी बीवी अपने दोस्तों के साथ घूमने गई हुई है और 3 दिन बाद उसे लौटना है। अभी उसे गए 2 दिन हुए थे, उनके अभी बच्चे नहीं थे और इस घर में सिर्फ वही दोनों मियाँ बीवी रहते थे। हम घर के पास पहुंचे तो उसने डोरबेल बजाई। मैं उसकी हरकत पर हैरान हो रही थी। उसका कहना था कि अभी बीवी घर पर नहीं है, तो क्या उसके साथ कोई और भी है। जब दरवाजा नहीं खुला तो अरबी आदमी बड़बड़ाते हुए अपनी पॉकेट से चाबी निकाल कर दरवाजा खोलकर अंदर आया। अंदर दाखिल होते हुए दरवाजा फिर से लॉक कर दिया। उसने मुझे बताया कि बीवी के जाते ही उसने भी अपने चंद दोस्तों को अपने घर बुला लिया था कि वह लोग कुछ दिन मस्ती कर सके, लेकिन शायद इस वक्त उसके दोस्त मार्केट में कोई सामान लेने गए होंगे। वह अरबी अजीब अंदाज से मुस्कुराते हुए बता रहा था। मैं उसकी बात सुनकर बदहवास हो गई थी कि अब मैं इतने सारे मर्दों से खुद को कैसे बचाऊंगी। मेरी शक्ल उतर गई थी, मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था और मुझे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। मैं घबराई हुई एक कोने में खड़ी थी जब उस मर्द ने मुझे बैठने को कहा और पानी का पूछा था। मैंने सर हिलाया, उससे पानी मांगा। मेरा हाल अभी सही नहीं हो रहा था और चेहरा पसीना पसीना हो चुका था। वह मेरे सामने ही ओपन किचन से पानी लेने चला गया। वह पानी लाया तो मैं एक ही सांस में सारा गिलास हलक में अंदर डाल गई। वह अरबी मर्द बहुत मजे से मेरा जायजा ले रहा था। फिर वह बोला कि तुम आराम से बैठ जाओ, अभी मैं खाना लाता हूँ, इसके बाद तुम्हें कमरा दिखा दूंगा जहाँ तुम्हें सोना है। वह बात करते हुए बहाने से मेरा हाथ पकड़ चुका था। मैंने हाथ छुड़ाकर खड़े होते हुए उससे कहा कि वो मुझे कमरा पहले दिखा दे ताकि मैं खाने से पहले कुछ ताज़ा हो सकूं। मेरी बात पर वह चुप कर मुझे देखने लगा, फिर हंसकर चला गया। मैंने सोचा क्या था कि इसका दिखाया हुआ कमरा अंदर से बंद करके भारी चीज रख कर अंदर आने का रास्ता भी ब्लॉक कर दूंगी। अभी पूरी रात की बात थी और मुझे अपनी हिफाजत सुबह तक करनी थी। मैं उस औरत की मोहताज थी, इसलिए उन हालात के बावजूद भी भागने की बजाय इसी घर में रहकर मैंने अपनी हिफाजत का सोच लिया था। अभी वह मुझे लेकर किसी कमरे में जाता कि ऊपर वाले ने मेरे लिए मदद भेज दी और सामने के कमरे से कोई औरत बाहर निकली। उसे देखकर वह मर्द होश खो बैठा और उठकर खड़ा हुआ और मुझसे फासला बढ़ा लिया।
इस औरत का हुलिया और गीले बाल लग रहे थे कि वह अभी अभी नहा कर निकली है। वह कुछ बोलते हुए आ रही थी। वह उस आदमी के साथ मुझे देखते ही गुस्से में आ गई। उसने अरबी में उस मर्द को पूछा। मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। इसके चेहरे के रंग उड़ चुके थे। देखकर ही लग रहा था कि वह बहुत गुस्से में है। वह मर्द जाने क्या क्या बोल रहा था कि वह औरत मेरे पास आई और कुछ सख्ती भरे लहजे में इंग्लिश में पूछा कि मैं कौन हूँ और रात के वक्त उसके पति के साथ उसके घर में क्या कर रही हूँ। मैंने उस औरत को भी वही कहानी सुनाई और मदद की दरख्वास्त करते हुए मैंने उससे सिर्फ एक रात के लिए मुझे अपने घर रखने की इजाजत मांगी। मेरी बात पर उस औरत के अंदाज नरमी में ढल गए और वह पलट कर अपने पति को वहां से भेजने लगी। वह भी मर्द झटके से पलट कर जा चुका था। मैंने चैन का सांस लिया और उस औरत ने बताया कि वह दोस्तों के साथ 3 दिन के लिए बाहर गई थी, मगर 2 दिन में ही बुरी तरह थक चुकी थी, इसलिए वह वापस लौट आई। अपने पति के दोस्तों को भी वह आते ही घर से निकाल चुकी थी। उसे अपने पति के यार दोस्त पसंद नहीं थे। मैं शुक्र कर रही थी कि वह औरत लौट आई, वरना मेरा न जाने आज क्या होता। मैं उस मेहरबान औरत के कमरे में सो गई। उसने मुझे बहुत शानदार सा नाश्ता करवाया और मैं उससे मिलकर शुक्रिया अदा करती अपनी टैक्सी में रवाना हो गई। मैं हमेशा अच्छी सवारियां मिलने पर सुकून से हो चुकी, अब फिर से डर गई। और मेरा डर कुछ गलत भी नहीं था, क्योंकि इस किस्से से अगली रात मेरे साथ वह हुआ जिसके बारे में मैं पहली रोज से डरती आ रही थी। अगली रात आखिरी सवारी एक अरबी मर्द की थी। मैं उसे देखकर डर ही गई थी, क्योंकि उस मर्द को मैं पिछले कुछ दिनों से किसी न किसी जगह पर देखती ही रहती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वह मेरा पीछा करता रहता था, लेकिन वह कभी मेरी टैक्सी में सवार नहीं हुआ था, इसलिए मुझे लगता था ये मेरा वहम है। आज वह सवार भी हो चुका था। इस आदमी के बैठते ही मैं एक अजीब तरह के खौफ का शिकार होने लगी थी। उस मर्द ने मुझे गौर से देखा और अपने घर का पता बताया और खुद खिड़की से बाहर देखने लगा। सारे रास्ते वो ऐसे ही बाहर देखता रहा था और एक बार भी मुझे नहीं देखा। मैं कुछ सुकून से हो गई कि वह बुरा आदमी नहीं है। इस मर्द के बताए हुए एड्रेस पर जब मैं पहुंची तो उसने किराया देने की कोशिश की, मगर मैंने वही किया जिसकी मुझे हिदायत दी गई थी। मैंने उससे कहा, मुझे किराए के बदले अपने घर एक रात के लिए पनाह दे दो। अपनी बात के जवाब में उसके अंदाज पर हैरान रह गई थी। बाकी आदमियों के मुकाबले वह मेरी बात से बिल्कुल नहीं चूका या हैरान हुआ था। उसने सर हिलाकर मुझे अपने पीछे आने को कहा और आगे बढ़ गया। उसका अंदाजा बहुत लापरवाह सा था, जैसे उसे फर्क न पड़ता हो मैं उसके पीछे जाऊं या नहीं। मैं उसकी तरह से बेफिक्र होती जा रही थी। वह मुझे जिस घर में ले गया वह घर से ज्यादा एक पुरानी इमारत लग रही थी। मैंने घबरा कर उससे सवाल किया, ये कैसी जगह है? अगर इसके पास रहने को जगह नहीं है तो वह वापस लौट जाती है। मेरी बात पर वह पलट कर मुझे देखने लगा, फिर एकदम मेरी तरफ बढ़ा और मेरे समझने से पहले मुझे दबोच लिया। मेरे चीख मेरे हलक में दब कर रह गई। वह मुझे घसीटते हुए एक कमरे में ले गया और मेरा मुंह दबाकर मुझे बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मेरे हाथ बंधे हुए थे और मैं उस कमरे में एक तरफ जमीन पर गिरी पड़ी थी। मुझे डर महसूस हो रहा था। काफी देर बाद वह आदमी वहां आया और मेरे हाथ खोलकर मुझे फर्श पर बैठा दिया। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मेरे लिए आवाज निकालना या हरकत करना भी मुश्किल हो गया था। मैं बाएं दाएं झूम रही थी। उस वक्त उस मर्द ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं टूट चुकी थी। अपने इज्जत की हिफाजत के लिए मैंने बहुत हाथ पैर मारे। उससे पहले कि वह आदमी मेरी इज्जत तार तार करता, इस इमारत के बाहर पुलिस की गाड़ियां पहुंची और उसके सायरन से आदमी को डरा दिया। वह तेजी से उठकर खिड़की के पास पहुंचा और बाहर देखने लगा। मैं दबाव की वजह से फिर बेहोश हो गई थी। मेरी आंख खुली तो मेरे पास वही औरत बैठी थी। उसने मुस्कुरा कर मुझे देखा और कहा, तुम अब महफूज हो। मैं बुरी तरह रोने लगी थी। उस औरत ने मुझसे माफी मांगी और जो राज बताया मुझे हैरान कर गया। वह बता रही थी कि वह पुलिस ऑफिसर है और आजकल रात के वक्त लड़कियों की इज्जत तार तार करने का जुर्म बढ़ता जा रहा था। वह ऐसे दलाली मर्दों को पकड़ना चाहती थी और उसके लिए उसने मेरी मदद ली थी। उसने मुझे पहले रोज एक घड़ी दी थी। उसने बताया कि इस घड़ी में कैमरा था, जिसकी वजह से वह मेरी हर सवारी का जायजा लेती रहती थी। वह हबशी भी दलाल मर्द था और कई लड़कियों की इज्जत खराब कर चुका था, मगर मेरी वजह से वह पकड़ा जा चुका था। मैं सब सुनकर खुश हुई। अब मैं उस औरत के साथ मिलकर काम करती हूँ। फर्क इतना है कि अब मैं डरती नहीं हूँ। इस औरत ने मुझे अपना बचाव करना सिखा दिया था। हम दोनों मिलकर ऐसे मुजरिमों को पकड़ रहे थे जिनकी वजह से मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह हो रही थी। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी कहानी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।